Now, why the need for this Haryana Green Manifesto? तो हरियाणा इज द स्टेट जिसका पूरे कंट्री में सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। हम 3.6% पे बैठे हैं, whereas the country average is 21%. And consequently, आउट ऑफ 50 जो सबसे पोल्यूटेड प्लेसेस हैं पूरे विश्व में, 8 उसमें से हरियाणा में है। और हमारे 22 जिलों में से 16 जिले 100% से ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सिटीज लाइक गुड़गांव और फरीदाबाद तो 200% विड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारा वाटर सिक्योरिटी इज ह्यूजली थ्रेटेंड। हवा हमारे पास साफ नहीं है। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो 3,60,000 हेक्टेयर which is 80% ऑफ आवर लैंड पूरी तरीके से डिग्रेड हो गया है। तो हमारा फूड सिक्योरिटी काफी थ्रेटेंड है। ओके, क्लाइमेट सेंसिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हरियाणा इज एक्सट्रीमली क्लाइमेट सेंसिटिव। 22 जिलों में से 21 जिले ऑन द क्लाइमेट रिस्क स्कोर आर मीडियम टू हाई रिस्क। सो बहुत ही देन हमारे जो अरावली जो श्रृंखला है, दैट इज द ओनली बैरियर जो हरियाणा को और दिल्ली को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द थार डेजर्ट एंड फ्रॉम कि ये पूरा एरिया डिजर्टिफाई ना हो। तो अब वो बहुत बुरी तरीके से थ्रेटेंड है। पानी जहाँ जहाँ खनन हो रहा है वहाँ पे 2000 फीट पे पहुंच गया। ओके, और जो पूरी रूरल पॉपुलेशन है, हमारे स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस में हम बहुत से लोगों से मिले जहाँ पे उन लोगों को सिलिकोसिस है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हैं। सो द पीपल ऑफ द स्टेट, जो जनता है हरियाणा की, वो इस बार बोल रही है कि हम ये चाहते हैं कि पर्यावरण का मुद्दा, क्योंकि वो हमारे जीने का हक है, वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टोज में लेकर। जय हिंद एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉस्ट इन भारत। हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लिस्ट जो है वो सारी आ चुकी है और जल्द ही हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। कई मुद्दे जो है इस बार जनता ने अपने सामने रखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जो है वो है पर्यावरण। क्यों हमें स्वच्छ वायु की जरूरत है और क्यों हमें स्वच्छ पानी की जरूरत है, ये बताना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी हर बंदे को पता है कि हमें एक जीवन जीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ हवा चाहिए। लेकिन क्या हरियाणा की जनता को वो स्वच्छ हवा, क्लीन एयर, स्वच्छ पानी, सेफ वाटर मिल पाता है या नहीं? जमीनी सच्चाई कुछ और कहती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान आ जुड़े हैं जो कि अपनी डिमांड्स जो है इन पॉलिटिकल पार्टीज के सामने रख रहे हैं और चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो लीडर्स हैं, वो इस ग्रीन मैनिफेस्टो को अपने मैनिफेस्टो में जोड़े और देश की जनता जो डिमांड कर रही है उनसे उसको फुलफिल करें। मैं स्वागत करना चाहूंगी नीलम जी का, जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और फाउंडर मेंबर है पीपल फॉर अरावलीज के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ नीति बत्रा हैं जो कि अर्बन डिजाइन एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ निर्मल जी हैं जो कि मोटर एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ जफर जी हैं जो कि फार्मर लीडर हैं। आप चारों का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी नीलम जी, ग्रीन मैनिफेस्टो है क्या और जनता क्या डिमांड कर रही है? सो बेसिकली ये जो हरित घोषणा पत्र 2024 है, ये हरियाणा स्टेट में पहली बार ऐसी एक्सरसाइज हुई है जहाँ पे हम लोगों के बीच में गए हैं। वी ट्रैवल टू 17 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 22 इन हरियाणा। तो 77% ऑफ द स्टेट वी कवर्ड एंड मोर देन 100 पीपल, स्टेक होल्डर्स, रूरल एरिया से, अर्बन एरिया से, अलग अलग टाइप के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे कंसल्ट करके जो हमने पहला ड्राफ्ट पीपल फॉर अरावलीज टीम ने बनाया था ये हरित घोषणा पत्र का, उसमें लोगों के कंसल्टेशंस लेके उसको फाइनल करके ये हमने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है। नाउ व्हाई द नीड फॉर दिस हरियाणा ग्रीन मैनिफेस्टो? तो हरियाणा इज द स्टेट जिसका पूरे कंट्री में सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। हम 3.6% पे बैठे हैं, whereas the country average is 21%. And consequently, आउट ऑफ 50 जो सबसे पोल्यूटेड प्लेसेस हैं पूरे विश्व में, 8 उसमें से हरियाणा में है। और हमारे 22 जिलों में से 16 जिले 100% से ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सिटीज लाइक गुड़गांव और फरीदाबाद तो 200% विड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारा वाटर सिक्योरिटी इज ह्यूजली थ्रेटेंड। हवा हमारे पास साफ नहीं है। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो 3,60,000 हेक्टेयर which is 80% ऑफ आवर लैंड पूरी तरीके से डिग्रेड हो गया है। तो हमारा फूड सिक्योरिटी काफी थ्रेटेंड है। ओके, क्लाइमेट सेंसिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हरियाणा इज एक्सट्रीमली क्लाइमेट सेंसिटिव।
22 जिलों में से 21 जिले ऑन द क्लाइमेट रिस्क स्कोर आर मीडियम टू हाई रिस्क। सो बहुत ही देन हमारे जो अरावली जो श्रृंखला है, दैट इज द ओनली बैरियर जो हरियाणा को और दिल्ली को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द थार डेजर्ट एंड फ्रॉम कि ये पूरा एरिया डिजर्टिफाई ना हो। तो अब वो बहुत बुरी तरीके से थ्रेटेंड है। पानी जहाँ जहाँ खनन हो रहा है वहां पे 2000 फीट पे पहुंच गया। और जो पूरी रूरल पॉपुलेशन है, हमारे स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस में हम बहुत से लोगों से मिले जहाँ पे उन लोगों को सिलिकोसिस है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स है। सो द पीपल ऑफ द स्टेट, जो जनता है हरियाणा की, वो इस बार बोल रही है कि हम ये चाहते हैं कि पर्यावरण का मुद्दा, क्योंकि वो हमारे जीने का हक है, वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टोज में लेकर। तो हमने ये जो हरियाणा डिमांड्स क्या क्या रखी है आपने, अगर हम काउंट करें, जनता को बताएं कि ये आपकी डिमांड्स और ये आप चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर से। सो बेसिकली मतलब अलग अलग मुद्दों पे, जैसे अगर मैं इकोसिस्टम से स्टार्ट करती हूँ, जो बाकी जो साथी लोग जुड़े हैं वो अलग चीज की बात करेंगे। तो जब हम नेचुरल इकोसिस्टम्स की बात करते हैं, क्योंकि हमारा फॉरेस्ट कवर 3.6% है, तो हम ये चाहते हैं और ये इकोलॉजिस्ट की तरफ से आया है कि अगले 4 साल में हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो 10% इंक्रीज होना चाहिए। तो उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑलरेडी बहुत से हमारा ऐसा फॉरेस्ट है जो लीगली प्रोटेक्टेड नहीं है। The only act in हरियाणा जो हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है वो पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट है। उसके अंडर सिर्फ 30,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, which is about 75,000 TLP, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा है। करेक्ट। तो उसमें अबाउट 60,000 एकड़ अरावलीज के हैं एंड अबाउट 15,000 एकड़ शिवालिक्स के हैं। तो एक तो ये बड़ी डिमांड है कि जो सारे एरियाज अभी प्रोटेक्टेड नहीं है वो PSPA के अंडर आने चाहिए। तो एटलीस्ट जो हमारा 3.6% का जो फॉरेस्ट कवर है उसको आप पूरा लीगली प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अभी वो पूरा लीगली प्रोटेक्टेड नहीं है। राइट, सो दैट इज वन बिग डिमांड कि जो हमारे सारे जो नेचुरल ओपन इकोसिस्टम्स हैं अरावलीज और शिवालिक्स के अलावा, उनको भी आप लीगली डेजिग्नेट करो, या आप कम्युनिटी रिजर्व बनाओ, या आप कंजर्वेशन रिजर्व बनाओ। सो बेसिकली व्हाटएवर फॉरेस्ट इज देयर उसको आप लीगली प्रोटेक्ट करो। पर यहाँ पे बड़ा सवाल ये भी हमेशा सवाल खड़ा रहता है कि फॉरेस्ट क्या है, जिसकी डेफिनेशन क्लियर ही नहीं हो पाती कि फॉरेस्ट एक्चुअली में है क्या। अलग अलग डेफिनेशन मुझे लगता है कि अलग अलग राज्यों में दी गई है। Correct. So that is something जो already that is being taken up like at the higher level। हरियाणा में तो पीछे बोल रहे थे कि अभी तो अरावली हिल्स की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो वो केस तो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। Exactly. तो जहाँ पे बोला गया है, सो वी आर बेसिकली सेइंग कि जो अरावलीज और शिवालिक्स हैं उसको आप लीगली डेजिग्नेट करो एज क्रिटिकल इकोलॉजिकल जोन, जहाँ पे कोई भी जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है वो ना हो पाए। सो जैसे हरियाणा सरकार इस दिन द सुप्रीम कोर्ट टू सिक्की गुड़गांव और फरीदाबाद नूर में जहाँ पे माइनिंग बैंड है वहां पे आप फिर से ओपन कर दो। तो वी आर सीइंग दैट दे शुड एक्चुअली विथड्रॉ दैट अपील कि जो हमारा बहुत ही लिमिटेड हमारे इकोसिस्टम्स है, हमारा फॉरेस्ट कवर है, उसको आप प्रोटेक्ट करिए। दैट इज अ ह्यूज डिमांड। एंड जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसको आप 3% से 10% पे लेके जाइए। तो एक हरियाणा की एक पुरानी ट्रेडिशन थी कि एक बनी और एक जोहर हर गांव में था। तो हम चाहते हैं कि दैट इज ह्यूजली रिवाइव, कि दैट वो जो हमारी जो धरोहर थी उसको आप वापस लेके आइए, और जो प्लांटेशन हो जो दैट हैज टू बी नेटिव जो उस एरिया की है, बिकॉज बहुत सी प्लांटेशन ऐसी हुई है विच इज एब्सोल्युटली नॉन नेटिव, और जो सारी जो नॉन नेटिव टाइप की जो प्लांटेशन हुई है उसको इन्वेसिव स्पीशीज को आपकी डिमांड में आपने ये भी लिखा है कि मियावाकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसकी प्लांटेशन को लेके आपने बोला है कि वो कैंसिल किया जाए, जो बजट में अनाउंसमेंट हुई थी। क्यों ऐसा क्यों आप डिमांड कर रहे हैं? तो बहुत से इकोलॉजिस्ट जिनके साथ हमने कंसल्ट किया है, they feel that Miyawaki is not the right way to go about planting. Okay. So they have हमने papers इसके साथ डाले हैं which talks about why Miyawaki is not the right system. So तो basically a big demand from our side is कि आप जो ecologists है, जो स्टेक होल्डर्स है, अर्बन रूरल, आप उन लोगों के साथ आप कंसल्ट करके और फिर आप जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ आप मिलके आप प्लांटेशन करिए।
So यहाँ पे प्लांटेशन की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की बात भी यहाँ पर बिल्कुल होगी। तो हमारे साथ जफर जी हैं जो कि फार्मर लीडर हैं, एग्रीकल्चर की समझ रखते हैं। जफर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या एग्रीकल्चर वहाँ पे आपको लग रहा है कि डेफिशिट में जा रहा है और किस तरह से इसको नुकसान पहुंच रहा है एग्रीकल्चर सिस्टम का, अरावली इकोसिस्टम की अगर हम बात करें? महिमा जी, मैं यहाँ दो तीन बातें रखना चाहूंगा आप लोगों के सामने। एक तो नीलम जी ने जो ये मुद्दा उठाया है, सबसे पहले तो मैं उनका ही धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये जो मुद्दा है, पहले सरकारें इसको बहुत सीरियस नहीं ले रही थी और मैनिफेस्टो में तो इसके लिए बहुत छोटा स्पेस देती थी। अब कम से कम ये प्रयास रहा है नीलम जी का, तो जो मैनिफेस्टो में एक अच्छा स्पेस मिल रहा है पर्यावरण को भी। और यहाँ अगर किसानों के और पर्यावरण की बात कहें तो पर्यावरण खाली पानी का और वायु का ही नहीं है, साथ में जो हमारी भूमि है वो भी प्रदूषित हो रही है। अगर भूमि प्रदूषित होगी तो उसमें से जो हम जितना भी अन्न पैदा करेंगे तो वो सारे के सारे जो हैं तत्व, वो सारे के सारे अन्न के जरिए मानव तक पहुंचते हैं और वहां काफी बड़ी मात्रा में नुकसान करते हैं। तो किसानों के साथ में जो हमारे साथ जो हम देखते हैं, हमारा जो अपना अनुभव आया है वो ये आया है कि जो हमारी जमीनें हैं वो दो तरह से प्रदूषित हो रही हैं। एक तो रासायनिक रूप से जो कीटनाशक हैं हम उनका प्रयोग कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रही हैं। और उसके लिए कोशिश भी हो रही है कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम जाएं, रासायनिक चीजों का उपयोग ना करें। इस पे सरकार को जो जागरूक होना चाहिए वो भी सरकार उस हिसाब से जागरूकता से काम कर नहीं रही है, उस पर करने की जरूरत है। दूसरा जो मसला हमने एक बार मैनिफेस्टो कमेटी में रखवाया भी है वो है प्रदूषित जल। आज के टाइम में किसानों को एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, और खासकर जो किसान एनसीआर के नजदीक है, खासकर गुड़गांव के नजदीक है, फरीदाबाद के नजदीक है, यहाँ से बहुत ही ज्यादा प्रदूषित जल जो यहाँ से निकलता है, जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होती है, जिसके अंदर और भी ऐसे तत्व होते हैं जो बहुत ही ज्यादा भूमि को नुकसान पहुंचाते हैं। वो सारा का सारा पानी यहाँ से जैसे फरीदाबाद का जो निकलता है वो गोची ड्रेन के जरिए निकलता है, जबकि उसमें टेक्निकली तो ये होता है कि जो एसटीपी लगे हुए हैं वहां से वो उसका जितना भी ट्रीटमेंट प्लान है वहां से उसको बिल्कुल प्योरीफाई करने के बाद इस लायक तो उसे जमीन पे यूज किया जा सकता है। लेकिन जमीन पर असलियत में ऐसा कोई काम हो नहीं रहा, और वही दूषित पानी हम फिर अपनी खेती में यूज करते हैं, और उसके साथ जहां भी उसको जमीन में यूज किया जा रहा है तो बहुत ही ज्यादा गंदे तत्व और जमीन पूरी तरह से दूषित हो रही है। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पानी, प्रदूषित पानी जो है वो पहुंच रहा है, जो कि इनडायरेक्टली सबके पास आ रहा है और कहीं ना कहीं हमारे पेट में जा रहा है। तो यहाँ पे हम सब जो है वो कहीं ना कहीं इसके भोगी हो रहे हैं, प्रदूषित पानी के, प्रदूषित हवा के। तो जफर जी, आपकी सरकार ने अभी तक क्या कुछ कदम इस पर उठाए हैं, या आप क्या मांग कर रहे हैं इस पर? और सरकार से जो महिमा जी हमने बात रखी है अपनी, वो यही रखी है कि जो एसटीपी है, नंबर ऑफ एसटीपी, चाहे वो फरीदाबाद में हो चाहे गुड़गांव में, एनसीआर रीजन में एसटीपी की मात्रा बढ़ाई जाए, उनकी संख्याएं बढ़ाई जाए। और जो एसटीपी काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा, क्योंकि सारे के सारे एसटीपी खुद ही बीमार है इस टाइम, वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उनका जो काम है वो बेहतर तरीके से काम हो। हमारी ये प्रमुख मांग ये रहती है, जिससे जल जो यहाँ से इंडस्ट्री से जो निकल के जाता है पानी, वो सही हो हमारे लिए। तो इसके अलावा क्या अभी तक आपको क्या लगता है, सरकार ने, आपने कोई कंप्लेंट्स लिखी जो सरकार ने इसमें कोई काम किया? नहीं, इसमें एक लड़ाई तो हमारी अभी चली रही है किसानों की, जो एमएसपी के लिए हम लड़ रहे हैं कि हम 23 फसलों पे जो लीगल गारंटी पे जो एमएसपी मांग रहे हैं वो भी इसलिए मांग रहे हैं कि इसका भी एक फायदा होता है कि अब जो फसलों की है वो विविधता हो जाती है। अगर भूमि में हम आज हमारी मजबूरी है, हरियाणा पंजाब में कुछ ही फसलों पे एमएसपी दी जाती है, पूरे देश में तो दी नहीं जा रही। उससे क्या है कि कुछ ही फसलों को हम लगातार बो रहे हैं, इससे भी जमीनों में कुछ चीजों की जो उर्वरक ताकत है वो कम हो जाती है। इसलिए ही रासायनिक जो पदार्थ हैं, उनको कीटनाशक हैं, बीमारियों, इनको यूज किया जाता है। तो एक तो हमारी सरकार से यही मांग है कि अगर हमें एमएसपी 23 फसलों पे दे देंगे तो फसलों की विविधता रखेंगे, उससे भी हमारी जमीनें प्रदूषित नहीं होंगी। भी चर्चा जरूर होगी। यहाँ पे मैं पानी की बात चल रही है, प्रदूषित पानी की, तो निर्मल जी से बात करना चाहूंगी। मैम, पानी की स्वच्छता की बात करें तो ऐसे में पानी साफ कैसे पहुंचेगा खेतों? देखिए, पानी साफ करने के कई सारे तरीके हैं। सरकार की फेलियर इस बात से रही है कि प्रॉपर स्टडी करके एसटीपी नहीं लगाए जा रहे हैं। ओके, 2024 हो गई, 50 साल निकल गए, तकरीबन 2 जनरेशंस, 2 पीढ़ियां जा चुकी हैं, लेकिन आज तक भी वो लॉ अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो कुछ तो पब्लिक डिमांड बहुत जरूरी है, जिसके लिए ही हम लोग सब लगे हुए हैं।
निर्मल जी, वाटर राइट यहाँ पे है क्या, अगर हम थोड़ा समझना चाहे, अगर हम ब्रीफ में कुछ जान सके और अपनी जनता को बता सके कि वाटर राइट कहता क्या है? हाँ, वो कहते हैं कि कोई भी पानी आप अगर इस्तेमाल करते हैं और प्रदूषित करते हैं तो उसके लिए कुछ मापदंड हैं जिनको आपने वो उस हिसाब से ट्रीट करना है कि वो मापदंड पूरे मिले, उस क्वालिटी का पानी मिले बाहर। ओके। तो पहली बात तो सारा पानी जा ही नहीं रहा, ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं है और सारा पानी वहां तक जा भी नहीं रहा। ओके। तो हर किसी सिटी में, गांव में क्या हो रहा है, पानी जो इस्तेमाल हो रहा है वो जाकर के कहीं भी खड़ा हो जाता है और सभी टाइप की परेशानियां आ रही हैं। भाई बदबू भी आ रही है, गंदा पानी भी है, ना पशु पी पाते हैं वो पानी और ना उसमें कोई ग्रोथ हो पाती है, कोई घास या कोई और भी टाइप के पौधे नहीं उग पाते। ओके। थोड़ी देर पहले जफर जी ने बोला, तो मुख्य कारण क्या है, जब प्रदूषित पानी जाएगा तो उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, स्टंटेड ग्रोथ बोलते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट भी जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं कूड़ा जो है वो हरियाणा का हो, हरियाणा के अंदर चाहे फरीदाबाद का हो, चाहे गुड़गांव का हो, जो कि मेजर सिटीज हैं, आसपास का कूड़ा जो है वो ज्यादातर अरावली के आसपास ही डाल दिया जाता है, जिससे कि पूरा इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुंच रहा है। मैं यहाँ पे निधि जी से जानना चाहूंगी कि किस तरह से जो अर्बन पॉपुलेशन की बात की जाए वो जो है वो इफेक्ट कर रही है अरावली रीजन। तो पहले तो जिस तरीके से हमारे नक्शे या प्लानिंग बनती है, अनफॉर्चुनेटली उसमें इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स काफी पुअर है। हमारा सबसे पहला कोशिश रहना चाहिए कि हमारे जो शहर बने हैं और जो हमारे गांव शहरों की तरफ आ रहे हैं, उनका जो बैकबोन है शुड बी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, व्हिच डजंट हैपन राइट नाउ। अगर आप देखें हमारे जो शहर हैं उनमें गर्मी भी बहुत हो गई है और उनमें फ्लडिंग भी बहुत हो गई है। अब इनके इलाके में क्लाइमेट अडेप्टेशन इसलिए नहीं है क्योंकि हम रेजिलिएंट ही नहीं है। हमें बहुत गर्मी है और अब हमारे में बहुत फ्लडिंग है, क्योंकि जिस तरीके से हमने अपने शहर बनाए हैं हमने इकोसिस्टम को रिस्पॉन्ड नहीं किया है। अगर आप अरावली तोड़ देंगे, अगर आप जो नाले हैं हमारे जो अरावली से आ रहे हैं उसको आप कवर कर देंगे, उसमें आप सीवेज का वाटर मिला देंगे, तो वो कैसे शहर या कोई भी गांव रहेगा। तो ये हमारी सबसे पहली डिमांड है कि जो भी हम प्लानिंग करें या जो भी हम नक्शा बनाएं उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव होना चाहिए, उसको रेजिलियंस के जाना चाहिए, क्योंकि अब आगे जाके क्लाइमेटिक चेंजेस भी बहुत होने वाले हैं। तो वो सबसे पहले हमारी डिमांड है। दूसरा, जब भी हम कोई लैंड यूज करें, जैसे अभी नीलम ने बताया कि माइनिंग फिर शुरू कर दिया या करने का प्रपोजल है, आप कैसे कर सकते हैं विदाउट कोई इम्पैक्ट स्टडीज करें। सो वो इम्पैक्ट स्टडीज, फिजिबिलिटी स्टडीज की कौन से नो डेवलपमेंट जोन होने चाहिए वो करना बहुत जरूरी है। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो मियावाकी जापान में शुरू हुई थी बिकॉज वहाँ पे टिम्बर प्रोडक्शन बहुत हो गई थी, तो दे हैड टू एक्चुअली renew that, so change that, but that's not our context. We cannot take ideas from somewhere else and say that we need to mainstream that. So introducing biodiversity, introducing wilderness in our cities, आपको भी अच्छा लगता है, हम सबको अच्छा लगता है कि हमारे आसपास हरियाली हो, पेड़ हो, पक्षी हो, आवाजें आए। सो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है हमारे को ये करने की, तो वो एक है। और हमारा एक इम्पोर्टेंट है कि हम लिवेबिलिटी इंडेक्स निकालना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हरियाणा के जो शहर हैं, जो गांव हैं, कितने लिवेबल है, मतलब वेस्ट कहाँ जा रहा है, हवा कहाँ जा रही है, कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कितने हम खुश हैं उसमें। So livability index is something that every city or every development needs to do, and that's something that we are demanding. Then your regulations for, let's say you're talking about waste. If you look at Gurgaon, we are the maximum producer of C&D waste, maximum, and we just throw it. Your Khushbu Chowk becomes Kachra Chowk, then again becomes whatever. We are just throwing the C&D. We have mountains of garbage. Absolutely. So that's one big issue that we really need to address and enforce the regulations. So even though regulations exist, even though we have solid management regulations existing, we are not enforcing them. So that's a big demand. Where do you keep sanitary fills? Where do you actually are supporting bulk waste generators happening in colonies? So what are our solutions towards handling waste is something that we are really pressing for. So waste, of course, solid waste management as a waste, but also looking at air pollution, also looking at, are we promoting public transport? Now, if you look at our cities are planning roads. Roads only serve 14% of our population. About 70% of our population is actually using public transport, is using cycle paths.
We don't plan for cyclists, we don't plan for pedestrians, we're going on making highways cutting through our cities. So whom are we planning for becomes a big question. And that brings us to a last demand, that are the people whom you're planning for there on the table? So what are the instruments of accountability, of citizen participation? हमने 73rd 74th amendment के बाद कुछ वो इन्फोर्स ही नहीं होता। आपके पास हमारे हर शहर में, हर गांव में एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है, जिसको देखना है कि इकोलॉजिकल रिसोर्सेज उस गांव, उस शहर में क्या है। वो एम्पावर्ड ही नहीं है, ना गुड़गांव में, ना गुड़गांव के आसपास के विलेजेस में, ना कहीं और। सो ऐसी जो हमारी कमिटीज है उनको एम्पावर करें। हम चाहते हैं चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर हो जो देखे इन चीजों को, एक जना हो जिसके पास आप जा सके और ये इश्यूज लेके जा सके। So participation of people, local participation जो है वो local participation, exactly, और native plantation जो है वो बढ़ाने की जरूरत है। गुरुग्राम हमें पता ही है, थोड़ी सी बारिश होती है तो वहाँ फ्लडिंग हो जाती है, तो एक ये भी रीजन है कि जो आसपास की जो प्लांटेशन है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको इम्प्रूव किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो सिटीज हैं, जो ये प्रॉब्लम हम आज फेस कर रहे हैं, कंक्रीट जंगल की जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो पाए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जी क्या लगता है आपको कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर जो है आपकी ये जनता की जो डिमांड है वो फुलफिल कर सकता है? ये सवाल मेरे ख्याल से तो हर किसी को करना है और हर किसी नागरिक को करना है। आई थिंक एक्सपेक्टेशन ज्यादा किससे आपकी? सबसे हमें इक्वली है। और हम तो होप से आए ना, हमने तो पीपल ने मैनिफेस्टो बनाया क्योंकि हमें होप है, तो हमें तो होप से जब जिएंगे तो सबसे ही उम्मीद रहती है। ये सवाल मेरा सबसे है। नीलम जी, निर्मल जी, जफर जी, क्या लगता है आपको? देखिए जी, सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो ये है कि पब्लिक ओपिनियन बनाना बहुत जरूरी है। जब तक पब्लिक डिमांड नहीं करेगी तो टॉप लीडरशिप उसकी तरफ ध्यान नहीं देगी। तो आज तक क्या होता रहा है कि एक बड़ी मजेदार किताब है फ्रेंच राइटर की, किताब का नाम है लाइफ बिलो गार्बेज। ओके। सो द ओपनिंग सेंटेंस देयर इज एवरीबॉडी इज बिजनेस इज नोबडी इज बिजनेस। तो अकाउंटेबिलिटी किसी की भी नहीं है। तो कुछ भी हो रहा है हमारे अराउंड, पूरे देश के अंदर, हरियाणा तो है ही है उसी में, कि कचरा डाल देते हैं सड़क पे, किसका काम है पता नहीं। म्यूनिसिपैलिटी वाला तो वैसे ही काम नहीं कर रहा, तो लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भाई गलत जगह डाल रहे हैं हम कचरा। पानी हम वेस्ट कर रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं है। तो इकोलॉजी की तरफ प्रैक्टिकली ध्यान नहीं है एज अ ओवरऑल थिंग, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स। आप थोड़ी देर पहले पानी फ्लडिंग की बात कर रहे थे गुड़गांव, मेरे ख्याल से गुड़गांव में कोई 80 तालाब थे पहले। ओके। बहुत से तालाब वेस्ट से डंप कर दिए गए, ओके, मलबे से भर दिए गए और उसके ऊपर बिल्डिंगें खड़ी हैं। सरकार ने फरीदाबाद में एक बहुत बड़ा तालाब था 11 एकड़ का, ओके, उसमें क्योंकि पानी साफ होके नहीं जा रहा था, गंद हो रहा था, तो बजाय पानी साफ करने के उन्होंने उसका पानी खाली करके साइड से दीवारें लगा दी और उसमें पब्लिक पार्क बना दिया। ओके। और फिर हम कह रहे हैं भाई जमीन के अंदर पानी गहरा हो गया। तो रिचार्जिंग जो नेचुरल जोन था वहां पे मतलब कई 100 सालों से वो खत्म हो गया। ऐसी एक विलेज है मुजेसर, 4 एकड़ का वो था, लेक पॉन्ड था, विलेज पॉन्ड, क्योंकि वो गंदा था, म्यूनिसिपैलिटी ने उठा करके उसमें मलबा डंप करके कम्युनिटी सेंटर बना दिया। इस टाइप के एग्जांपल्स ऑल ओवर द प्लेस हैं, खाली कोई फरीदाबाद गुड़गांव में नहीं है जी। तो वो अर्बन प्लानिंग के अंदर हम कॉलोनियां काट देते हैं, शायद तालाब के अंदर कॉलोनी, के अंदर तालाब है एक बहुत बड़ा, इस तालाब में एक साइड तो रिलीजियस तालाब है, दूसरी साइड में स्टेडियम बना दिया, क्योंकि वो तालाब जो है वो एक स्टेडियम की तरह ही तो दिखता है अगर पानी खाली कर दें। ओके। तो अब बरसात होती है तो वो स्टेडियम भर जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर बात ये है कि हम पॉलिटिकल लीडर्स को इन्वॉल्व होने की बात कर रहे हैं, तो जनता, आपने कहा कि कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं बन पा रही है। हाँ जी। जनता के बीच में कि अगर कूड़ा फेंका गया है गलत जगह पे तो वो पूरी जनता को बोलना चाहिए कि इस जगह पे कूड़ा ना फेंका जाए। जनता के साथ साथ सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दोनों की बन जाती है। जफर जी, आपका लास्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा? बिल्कुल, एग्रीकल्चर जो है, जैसे कि हमने बोला कि जो खराब पानी जो आपने बताया कि, और जो खराब हवा जो है वो वहां की प्लांटेशन को तो खराब कर ही रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारे मुद्दों को सामने ला रही है? एक तो महिमा जी, मैं यहाँ एक बात रखना चाह रहा हूँ, आप पूछ रहे थे
पहले तो पब्लिक में, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। अभी तक तो कई लीडर्स से हम मिले थे, पॉलिटिकल लीडर्स से, तो वो खुद ही हमसे ये कह रहे थे कि यार इस पे काम कर, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन वो काम तभी करेंगे जब नीचे से डिमांड तो निकल कर आए। पब्लिक में कोई अवेयरनेस ही नहीं है इस बारे में। पर्यावरण को लेकर जो बहुत ही सीरियस मसला है, उसके लेकर अभी जो अवेयरनेस है वो लोगों में नहीं है। तो इस पे जो जितने भी पर्यावरणविद हैं जो काम कर रहे हैं, उनको काम करने की बहुत जरूरत है। हाँ जी, वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो पढ़े लिखे अगर मतलब है, अवेयर है कि क्या जो है गलत हो रहा है किसी राज्य में या फिर देश में, कि भाई यहाँ पर हम गलत जा रहे हैं, यहाँ पर जनता जो है वो भटक गई है, वहां पे उसको बोलना है, जनता को बताना है कि भाई आप गलत जगह कूड़ा ना फेंके, आप पानी को प्रदूषित ना करें। अब यहाँ पे जनता नहीं कर पा रही तो रिप्रेजेंटेटिव को नहीं करना चाहिए। महिमा जी, अगर पॉलिटिकल लीडर्स ही अपना काम बेहतर तरीके से कर लें तो शायद हमें डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो सारी बातें जानते हैं अच्छे से और हर चीज को समझते भी हैं। हम चाहे किसी चीज की बात कर रहे हैं, पार्सल खेला जा रहा है, मतलब हाँ बिल्कुल मेरे बारे में बोल, फिर मेरे बारे में बोल, वो वाली काम हो रहा है। तो इसमें पहली जिम्मेवारी तो आप और हम लोगों की होगी, मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और पर्यावरण कार्यकर्ता है उनकी भी जिम्मेवारी है। तो जब हम इस पे काम करेंगे तो ये मुद्दे जब लगेगा कि ये वोटिंग को प्रभावित कर रहा है तो पॉलिटिकल लीडर्स इसको सीरियस लेने लग जाएंगे। वोटिंग को प्रभावित कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब ये वोटिंग को प्रभावित कर रहा है, वोट तभी डाले जाएंगे जब मुझे स्वच्छ हवा मिलेगी, जब मुझे साफ पानी मिलेगा, वोट तभी पड़ेगा, तब शायद उनको लगेगा कि हाँ भाई अब तो यहाँ पे काम करना पड़ेगा। हाँ, नीलम जी के पास आऊंगी। नीलम जी, क्या लगता है आपको कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस डिमांड को, जो आपने सारे मुद्दे रखे हैं, उनको गंभीरता से लेगी? हमारे को इस बार उम्मीद है, क्योंकि हमारा 1-on-1 ऑलमोस्ट 1-1 घंटे का मीटिंग्स सारे ही टॉप लीडर्स के साथ हुआ और सबने बोला कि आप अपने डिमांड्स हमारे को संक्षेप में लिख के भेजे। और काफी मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने तो ये भी बोला कि आपने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया है कि इतना अच्छा डॉक्यूमेंट बना के भेजा है, तो हम लोग इसको जरूर ऐड करेंगे। तो नाउ वी आर जस्ट the onus is on them. We are looking forward to actually see इनके political manifestos कि ये लोग कितना अपनी बात पे खरा उतरते हैं। तो हमारा ये पूरा एक्सरसाइज करने का एम ये था कि जनता में भी इस चीज की चर्चा हो और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी ये चर्चा हो कि ये इशू जरूरी है। तो that's the whole idea. So that was the whole idea of this campaign. और उम्मीद है कि जो आपका ग्रीन मैनिफेस्टो है, जैसा कि आपने बोला कि इस बार बात हुई है कि वो गंभीरता से लेंगे और सबको उम्मीद है कि गंभीरता से लिया जाएगा और दिल्ली एनसीआर की जनता को स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा मिल पाएगी, उम्मीद है। लेकिन अब जो भी सरकार बनती है, किसकी सरकार बनती है, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन उम्मीद है कि जिसकी भी सरकार बनेगी वो इस ग्रीन मैनिफेस्टो पर काम करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बाकी कानून की जानकारी के लिए आप देखते रहिए लॉ स्ट्रीट भारत। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।